हेलो दोस्तों, आप सबों का आज हमारे इस जीपीसीएम क्लासेस में आप सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज हम 12th का हिंदी विषय का एक निबंध को लेकर आए हुए हैं, जो कि हिंदी का गद्य खंड का प्रथम चैप्टर है। वो क्या है? बातचीत। तो सबसे पहले हम आपको यह कहना चाहेंगे कि लाइफ में कोई चीज़ का टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि अभी हमको पता है कि आप सभी का 12th का एग्ज़ाम का जो प्रेशर है वो आप सभी पर होंगे। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। तुमको पता है ये मानव जीवन में जन्म लेना ही बड़ा सबसे बड़ा टेंशन है। क्या है? सबसे बड़ा टेंशन है। इसीलिए लाइफ में टेंशन लेने को नहीं, टेंशन देने को है। समझा? इसलिए और आपको हम जो ये बातचीत अर्थात ये ललित निबंध जो है, आपको हम हंसाते खिलाते हुए आपको यू तेरे होठों पिला देंगे। ये मेरा वादा है। आपको सिर्फ बातचीत का हम कवि परिचय केवल किताबों की तरह नहीं देंगे, बल्कि हम आपको आपके माइंड में ये है ना 36 GB का डाटा, 36 GB का रैम है ना, इसी में तुम्हारा के जो घुसिया देंगे। तुम जाएगा सीधा ना एग्जाम हॉल में, डायरेक्ट तेरा काम करेगा। नहीं यार, कहाँ से 36 GB किधर गया? निकल जल्दी कर। तुरंत तुम की इसको सर्च करेगा, तुम लिखेगा बातचीत। हाँ, वैसा सारांश ये है। तो देखिए, इस तरह से आपके दिमाग में हम सेट कर देंगे। इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं। हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, एक बार जरूर देखिएगा। ये मेरा पहला वीडियो है हिंदी के लिए। तो देखिए, चलिए आते हैं अब हम किस पे? बातचीत पे। बातचीत देखिए हम किस तरह से इसको बनाए हुए नजरों के सामने रखें। किसके सामने रखें? नजरों के सामने। कहा जाता है ना, नजर के सामने जिगर के पास हो कोई रहता है, वो हो तुम। बात समझ में आया? इसको ऐसे नहीं रखना है, नजर के सामने रखना है। नजर के सामने, नजर के सामने। और नजर के सामने के साथ साथ इसको नजर में रख कर ही इसको माइंड में भी सेट करना है। चलिए देखिए, बातचीत। ये जो बातचीत है ये एक प्रकार का ललित निबंध है, जो कि इसे बालकृष्ण भट्ट, इसका जो रचनाकार है वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। अब बोलिएगा ये याद कैसे रहेगा? तो देखिए, बातचीत बो अर्थात बो से बातचीत, बो से बालकृष्ण भट्ट। बो याद रखिए, बो से बातचीत, बो से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है? तो बातचीत का रचनाकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट जी। और देखिए, ये विधा का क्या लिखा हुआ है, यानी क्या है? ये निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, क्या है? तो ये क्या है? ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। देखिए, बातचीत एक बबीता नाम की लड़की है। वो क्या करती है कि अलता लगाती रहती है, अलता रंगाती रहती है। बताइए, अलता यानी बो मतलब बो से हो गया बातचीत, बो से क्या हो गया? बालकृष्ण भट्ट। और वो क्या करती है? अलता लगाती रहती है कि ललित कर रहा है। वो क्या है? ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। बात समझ में आया? तो देखिए, बातचीत किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी। बो याद रखिएगा, कोई दिक्कत? और बात करते हैं ये विधा का क्या है? तो ये ललित निबंध है। ललित, वो क्या रंगा रही है? नाखून रंगा रही है, अर्थात वो क्या कर रही है? ललित कर रहा है, रंगा रहा है। ठीक है? वो क्या है? ललित निबंध। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गया? हम अरे दिमाग में बैठाओ, दिमाग में बोलते हैं नजर के सामने रखो, नजर के सामने। इसको नजर में भी घुसाना है और माइंड में भी घुसाना है। कोई दिक्कत? ठीक है? तो बातचीत को किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट।
फिर उसके बाद ये क्या है, ललित निबंध। क्या है, ललित निबंध। फिर देखिए इसके, अब बालकृष्ण भट्ट क्या ऐसे पृथ्वी से आके टपक गया है, ऐसे नहीं टपका होगा, इसका माता पिता होगा। देख ले, इसका बालकृष्ण भट्ट जी का जो पिता था वो थे बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना, वो से बातचीत, यानी कि वो से बातचीत, वो से बालकृष्ण भट्ट। उसका बाप बोला, रे तू बेटा बहुत सयाना हो गया है, तो सिर्फ वो करता है, अर्थात बातचीत, वो से बातचीत, वो से बालकृष्ण भट्ट। हर तुम बापों को नहीं छोड़ा रे, बेनी प्रसाद भट्ट। उसका बाप भी क्या है, वो से, याद रखिए वो, यानी कि इसका पूरा खानदान क्या है, वो है। वो से बातचीत, वो से बालकृष्ण भट्ट, वो से बेनी प्रसाद भट्ट। कोई दिक्कत? इसका पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, इसके माता का नाम अभी बातें करेंगे, बात करेंगे अभी उसमें माता नहीं गए। तो बालकृष्ण भट्ट के ने क्या लिखे हुए हैं, बातचीत। ये क्या है, क्या लगा रही है, अलता, ललित निबंध। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, ये तो बालकृष्ण भट्ट जी है, इसमें इसका जन्म हुआ था, इसका 23 जुलाई 1844 में जन्म हुआ था और 20 जुलाई 1914 को इसकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत खुशनसीबी व्यक्ति थे जो कि इतना वर्ष तक जिए। काश हमको नहीं लगता है कि हम लोग इतना दिन तक जियो पाएंगे। चलिए, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, 23 जुलाई 1844 और मृत्यु 20 जुलाई 1914। ठीक है। फिर देखिए, इसका पिता का नाम क्या बताया, बेनी प्रसाद भट्ट। इसका माता का नाम पार्वती देवी है। इसका माता का नाम क्या है, पार्वती देवी। क्या है, पार्वती देवी। बस समझ में आया? बताइए, बालकृष्ण बातचीत को किसने लिखा, बालकृष्ण भट्ट। इसके पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, इसके माता का नाम पार्वती देवी। और देखिएगा, एक बच्चा का जो प्रारंभिक शिक्षा जो देते हैं, वो घर का सबसे पहला व्यक्ति जो होते हैं वो माँ होती है। कौन होती है, माँ। ये जो पार्वती देवी है ना, इन्होंने अपने पुत्र बालकृष्ण भट्ट को पढ़ाई की ओर आकर्षित किया। क्या पढ़ाई की ओर आकर्षित किया। तब वो पढ़ लिख कर इतना विद्वान बन गया और वो क्या लिख दिया, बातचीत को लिख दिया। ठीक है। तो बोलेगा, बताइए, बालकृष्ण भट्ट जी को किन्होंने पढ़ाई की ओर आकर्षित किया, तो आकर्षित किया तो किन्होंने, उसकी माँ ने, जो कि पार्वती देवी है। और बताइए, उसके पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। उसके माता का नाम क्या है, पार्वती देवी। उसका जन्म कब हुआ, देख ली, 23 जुलाई 1844। मर गया बेचारा कब, 20 जुलाई 1914। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, ये था कहाँ का, ये था कहाँ का, कहीं तो उसका निवास स्थल होगा। तो देख ले, इसका निवास स्थल है वो कहाँ है, इलाहाबाद है। कहाँ है, इलाहाबाद। इलाहाबाद जो कि यूपी में पाया जाता है। अरे हम यूपी को नहीं जानेंगे रे, हम लोग यूपी बिहारी है, यूपी बिहारी दिखाई पड़ रहा है मुरट्ठा, ये हम ही लोग का शान है। समझ में आया? तो देख ले, तो यूपी और यूपी के थे, कहाँ पे, यूपी के। कौन, बालकृष्ण भट्ट जी। कोई दिक्कत? निवास स्थल, इसका निवास स्थान समझ में आ गया। फिर उसके बाद देखिए, इसका कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये हमें ऑब्जेक्टिव में पूछता है। किससे पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में। ये एग्जाम यानी परीक्षा में जो है, क्या क्या कहता है कि ऑब्जेक्टिव में पूछता है। कुछ इसका मुख्य पॉइंट है। पहले कई परिचय का जो ये सिस्टम है, इसको पहले देख लेते हैं, फिर बताएंगे कि इसका फायदा कहाँ है। इसका फायदा कहाँ है? केवल आपको हम जो है ना, बेबुनियादे की बातें करने के लिए नहीं आए हैं, मेन पॉइंट को बताने के लिए आए हैं। अगर आप सारे वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, हम आपसे वादा करते हैं कि ये सारी चीज को हम आपके दिमाग में, बोले ना कि इधर जो है ना रैम, उसी में घुसिया देंगे। याद रखना। तो देखिए, इसका प्रमुख संरचना ये सब चीज का काम होता है। जब देखिए, आपको पता होगा कि हिंदी का परीक्षा जो होता है, उसमें एक सारांश होता है, यानी कि सारांश लिखने के लिए आता है। फिर बोलता है कि व्याख्या करें। कुछ आपको 2 लाइन या 2 पंक्ति दे देगा, बोलेगा कि बताओ व्याख्या करो इसको। तो वहां पे ये सारी चीज का जरूरत पड़ता है। वो भी बताएंगे, व्याख्या जब कीजिएगा ना, तो वहां पे उसके बातें करेंगे। फिलहाल
वो सब बातें बाद में करेंगे। पहले हम आते हैं इस मेन पॉइंट पे। देखिए इसका प्रमुख रचनाएं क्या है। पहला नंबर है पद्मावती। क्या है? पद्मावती। बोलता है कि पद्मावती को किसने लिखा है? बोलेगा बालकृष्ण भट्ट। पद्मावती किसको लिखा है? पद्मावती किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट। 100 अजान एक सुजन। 100 अजान एक सुजन क्या है? 100 अजान एक सुजन को भी किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट जी ने। देखिए पद्मावती बालकृष्ण भट्ट, 100 अजान एक सुजन बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम, बोलता है ना, जैसा करनी वैसा भरनी, पढ़ा जाता है ना, वही चीज है, जैसा काम वैसा परिणाम। तो क्या क्या, पहला पद्मावती, दूसरा से क्या लिखा है? 100 अजान एक सुजन। फिर क्या लिखा है? जैसा करनी वैसा भरनी। फिर उसके बाद क्या है? रहस्य कथा। फिर उसका सबसे लास्ट वाला जो है वो है क्या? दमयंती स्वयंवर। क्या है? दमयंती स्वयंवर। क्या है? दमयंती स्वयंवर। देखिए प्रथम क्या है? पद्मावती। फिर क्या है? 100 अजान एक सुजन। फिर जैसी करनी वैसी भरनी, यानी 100 जैसा काम वैसा परिणाम। फिर उसके बाद रहस्य कथा। फिर उसके बाद दमयंती स्वयंवर। कोई दिक्कत? हम आपसे आशा करते हैं कि आपको कवि परिचय समझ में आ गया हो। कवि परिचय समझ में आ गया होगा। नहीं आया? बोलिए नहीं आया? आ गया ना? तो देखिए इस सब चीज को कहाँ रखना है? नजर के सामने। कहाँ पे रखना है? नजर के सामने। और दिमाग कहाँ रखना है? मेरे पास। कहाँ रखना है? मेरे पास। समझ गया? देखना ये सारी चीज को दिमाग, इसको केवल नोटबुक में मत उतारिए, केवल इसको नोटबुक में मत उतारिए, इसको माइंड में उतारिए, माइंड में। अक्सर हम कहते रहते हैं कि जो दस्तावेज में लिखा हुआ रहता है ना, वो दस्तावेज में पढ़ा रह जाता है, लेकिन जो माइंड में लिखा रहता है ना, वो सीधे एग्जाम हॉल में काम देता है। एग्जाम हॉल में काम देता है। बात समझ में आया? तो सारी चीज को आप लिखने के चक्कर में मत रहिएगा, बल्कि आप ये सारी चीज को दिमाग में सेट करने का काम कीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं हम मेन जो मेरा टॉपिक है वो है बातचीत। आखिर ये बातचीत क्या है? चलिए आप लोग थोड़ा, अगर आपके पास बोतल होगा तो पानी पी लो। ठीक है, गला तो सूख जाता है, क्या होता है? सूख जाता है, पानी भी पीना है। दिमाग को संतुलन में रखना है। कभी भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, टेंशन से कुछ नहीं होता है। आप टेंशन लीजिए कि क्या कीजिएगा? बोल लेते कि परसों एग्जाम है, कभी भी एग्जाम है, तो आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। तो उसमें टेंशन हाई काय के लिए करेंगे? नॉर्मल वे में, नॉर्मली रूप से हम पढ़ेंगे। पढ़ाई कौन करता है? मानव ही करता है ना। कोई जानवर आके करने लगता है? ये करता है। तब इसको टेंशन क्या लेंगे? एंजॉय के मस्ती के तौर पे इसको लेंगे। कितने एंजॉय के साथ अभी देखो ना, आपको गाना भी सुना दिए, नजर के सामने जिगर के पास, बोले ना। ध्यान से सारी चीज को आप टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम दिमाग को कुल रखिएगा, कुल। चलिए हम आते हैं बातचीत पे। बातचीत क्या है? बातचीत। तो देखिए बातचीत ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा। ये विधा का क्या है? ललित निबंध है। क्या है? विधा का ललित निबंध है। देखिए बातचीत क्या होता है? हम सभी जानते हैं कि बातचीत क्या होता है। बात नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। आप बोलेंगे नहीं करते हैं, बात करते हैं। आज हम आपसे बात कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? तो ये बात है ना। ठीक है, बातचीत यानी कि किसी भी आदमी के सामने कुछ भी बात कर दो, ये तो बातचीत है। ठीक है, क्या इतनी 2 लाइन के लिए निबंध को ला दिया है? इतना महान बुर्बक नहीं है नहीं बालकृष्ण भट्ट? बताइए। अगर हम 2 लाइन में बस समझ जाएंगे कि बातचीत है क्या है, तो व्यक्ति से बात क्यों? बातचीत हो गया। इसी के लिए कि ये लाया गया है निबंध को। कुछ न कुछ तो उसके पीछे कुछ न कुछ राज होगा ना। तो आते हैं उस राज को हम पकड़ते हैं। आखिर क्या है? आखिर बालकृष्ण भट्ट जी को क्या नजर आया जिसको कि उस पे निबंध लिखना पड़ा? किस पे? बातचीत पे। तो देखिए बातचीत का सबसे पहले उसका मेन पॉइंट होता है क्या? बातचीत अर्थात वाक शक्ति। ये वाक शक्ति क्या होता है? जिससे कि अभी हम बोल रहे हैं, आप सपोज कीजिए कि
कंडीशन लाइए या एक चीज सोचिए आप कि अगर ये वाक शक्ति जो कि हम अभी बोल रहे हैं, अगर ये सृष्टि समझते हैं ना, जो कि भगवान द्वारा बनाए गए ये दुनिया है, यही क्या है? सृष्टि। तो देखिए एक वाक शक्ति जो कि नहीं रहता तो क्या होता? देखिए वाक शक्ति अगर नहीं होता तो क्या होता, समझिए। अगर आप बोल नहीं पाते तो क्या होते? अगर आपको पेट में दर्द देता तो आप क्या करते? हे मम्मी मेरे पेट में दर्द दे रहा है। अरे तुम ये जो बोल रहा है ये वाक शक्ति के बदौलत बोल रहा है। अगर यही नहीं रहेगा क्या आपने दर्द, आपने फीलिंग, प्यार वाले कोई बातें ले लो, ठीक है। अगर ये वाक शक्ति ही नहीं रहता क्या तुम अपने प्यार का इजहार किसी के सामने कर सकता? नहीं कर सकता। तो समझो आखिर वाक शक्ति नहीं होता तो दुनिया में क्या होता? दुनिया में वही होता जो कि अभी तुम लोग कर रहा है ना, तो ये सारे चीज नहीं कर पाता। अर्थात अपने अंदर के दुख, दर्द, प्रेम, घृणा, इस सारे चीज को एक दूसरे के प्रति क्या करते? प्रकट नहीं कर पाते। इसका मेन पॉइंट है, देखिए बात समझ में आया क्या हुआ? और इसके साथ साथ आप क्या होते हैं कि एक कोने में, जिस प्रकार से एक जानवर एक कोने में पड़ा रहता है, ठीक उसी प्रकार से हम मानव लोग भी एक जानवर के भांति क्या होते? कोने में पड़े रहते हैं। बात समझ में आया? ये वाक शक्ति क्या है? तो ये वाक शक्ति हमारी सृष्टि में बहुत सारी ऊर्जा है, उसी ऊर्जाओं में से एक भगवान द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है। अब कुछ भी इसको समझिए, वो क्या है? वाक शक्ति है, ठीक है। अगर ये वाक शक्ति दुनिया में नहीं रहता तो क्या होता है? समझ में आ गया? जो भी फीलिंग जागता है उसको एक दूसरे के प्रति प्रकट नहीं कर पाता। बात समझ में आया? इसका पहला पॉइंट क्या था? वाक शक्ति। फिर देखिए उसी में आता है एक एडिसन साहब। कौन आता है? एडिसन साहब। क्या आता है? एडिसन साहब। फिर आता है जॉन साहब, यानी कि जॉनसन साहब, ठीक है। ये दो पॉइंट आता है, यानी कि दो वैज्ञानिक आता है। एडिसन साहब, देखिए एडिसन का मतलब क्या होता है? समझिए कि भूल हो जाइए कि कोई एडिसन हो होगा, कोई किसी वैज्ञानिक होगा, ये तो सब छोड़िए। आप मैथमेटिक्स का है कीजिए स्टूडेंट, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो वो भी ठीक है। तो देखिए मैथ में क्या बोला था? एडिशन मतलब जो जुड़िएगा किसको? अकेले जुट जाइएगा, कोई एक साथ में रहेगा तब न जुटेगा, है कम से कम दो व्यक्ति। तो बात समझिएगा। एडिसन साहब क्या बोल रहा है? वो किसके बारे में बोले? बातचीत के बारे में। तो एडिसन साहब का मत है बातचीत के बारे में। वो बोलता है, एडिसन साहब बोलते हैं कि जब दो व्यक्ति, क्या बोलते हैं? एडिशन मतलब जुटना, जुट रहा है। ध्यान से रखिएगा, अगर इस थोड़ा आप इसको पॉइंट करके दिमाग में इस तरह नहीं सोचिएगा तो आपको जॉनसन साहब फंसा देगा बातचीत पे। कोई फंसा देगा? जॉनसन साहब, कहे कि उसने भी कुछ बातें बोले हैं बातचीत के बारे में, लेकिन एडिसन साहब जो बोल रहा है इस बात को आप ध्यान से सुनिए। एडिसन क्या बोल रहा है कि जब दो व्यक्ति होते हैं, जब वो अपने बीच में क्या करते हैं? कोई भी चीज या कोई भी बात को रखते हैं, तो बात जो होते हैं उसके दोनों व्यक्ति के बीच के जो होते हैं ना, दिल होता है ना, दिल, हार्ट, हृदय होता है ना, तो वो अपने दिल की गहराइयों तक की बातें करते हैं। कब? जब वो दो व्यक्ति होते हैं ना। आप सच्चा दिल से सोचिए, एक लड़का एक लड़की है, वो आपस में एकदम करीब है, ठीक है। वो क्या करीब है, वो क्या जब बातचीत करेगा तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? बातचीत करेगा तो दिल की गहराइयों तक की बातें करेगी ना, दिल के गहराइयों तक की बात करेगी ना, एकदम दिल की बात की। दिल तो बोला जाता है, एडिसन साहब बोलता है कि जब दो व्यक्ति रहते हैं तो वो अपने दिल की गहराइयों तक की बातें करते हैं, परंतु जब उसके बीच एक तीसरा व्यक्ति आ जाता है, छोटा समझ लो, तुम दोनों ये दोस्त है, ठीक है, दोस्ती, दोस्त और दोस्तनिया बोल रहे हैं। दोस्त का हिंदी के बेटे की स्पेलिंग करते दोस्तनिया, ठीक है। दोस्त और दोस्तनिया है, वो दोनों गप कर रही है, एकदम कर रही है। बीच में इस दोस्त का एकदम खचरा दोस्त आ गया। कौन आ गया? खचरा दोस्त आ गया, बीच में आ गया। अब देखो ये दोनों गप कर रहा है,
यदि दिल की गहराइयों तक, एडिसन साहब देखिएगा, पॉइंट रखिएगा, हम सिर्फ आपको मनोरंजन नहीं कराएंगे बल्कि आपको पॉइंट भी ध्यान रखना है। ये एडिसन साहब एकदम अच्छा है, बीच में क्या कर रहा है, दिल की गहराइयों तक की बात कर रहा है, एक खचरवाद दस आ गया। किसका? लड़का का। जैसे आया तो वो बताओ, जो गप कर रहा होगा वो दोनों क्या उसके बीच में गप होंगे? सोचो, अगर इस कंडीशन में तुम दोनों तुम लोग फंस जाएगा तो क्या हाल होगा? क्या दिल की गहराइयों तक बातें करिएगा, नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? क्या आप आइएगा बोलेगा अच्छा तो आई नहीं रहे, अच्छा हाँ आई लियो है की बताइयो यार, एकरा से बहुत बड़ा कौन छुलेगा, नोट्स लेने लो, ट्वेल्थ बहुत एग्जाम देने ले जा। इन्हें देखिए, वो पहले दिल की गहराइयों तक की बातें कर रही थी, अब देखिए उस बात को कैसे कैसे दूर कर रहा है। अब दिल की गहराइयों की बातें क्या होता है आप लोग अच्छे तरह से समझते होंगे, इसलिए इसको हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो देखिए वो एकदम गप कर रही है, तीसरा आया, वो जैसे आया देखिए वो बात को कैसे फैल रहा है, वो दिल की गहराइयों तक की बातें कर रही है, परंतु जब वो तीसरा व्यक्ति आता है तो धीरे धीरे उसका क्या होता है, वो बातें धीरे धीरे दूर हो जाता है। अर्थात वो जो बच्चा होते हैं, नहीं सॉरी, उसका जो खचरवा दोस्त आता है जैसे आ जाता है तो क्या होते हैं कि उसको आप बात बदल देता है। क्या बात बदलिएगा ना, आप बात नहीं बदलिएगा, ठीक है? वो बात को बदल देता है। अर्थात वो जो दिल की गहराइयों तक की बातें कर रही थी या कर रहे थे, ठीक है, तो जैसे खचरवा दोस्त आया तो उसको बोलने लगा कि नहीं अब उसको तो सच अच्छा बात बोलना पड़ेगा, अरे हम इसके पास नोट से लेने के लिए आए थे, इसीलिए थोड़ा मैंने कि इससे भेंट हो गया तो इसको बोल दिए अरे तुम लेके आ जाना, ठीक है, वो बात हो गया। तो देखिए गहराई की बात हो रही थी, तीसरा आया थोड़ा दूर गया, फिर देखिए चौथा, अब खचरवा दोस्त का भी वो दोस्त आ गया। आप समझिए, एक दोस्त है एक करीब दोस्त है, यानी कि तीन व्यक्ति जुट गया ना। जब दो व्यक्ति बातें करते थे कैसा दिल की गहराइयों तक, तीसरा व्यक्ति आता है वो थोड़ा दूर जाता है, फिर चौथा व्यक्ति आता है, क्या होता है कि वो जो बातें वो दोनों कर रहे थे, अगर आप लोग भी करिएगा इस तरह की बातें, क्या आप इस कंडीशन में उसी तरह की बात कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। बात समझिए, आपने कोई भी चीज को अपने आप पे लेके सोचिए तो आपको समझ में आ जाएगा, तो नहीं कीजिएगा। यानी कि चौथा व्यक्ति आता है, वो जो दो बातें जिस तरीके से गप को करने की बातें दिल की गहराइयों तक की बातें कर रहे थे, वो धीरे धीरे क्या होते हैं दूर चला जाता है, धीरे धीरे दूर चला जाता है। यही हमारे एडिसन साहब का बातचीत के मामले में ये बात था। बातचीत के मामले में जो एडिसन साहब बोले, यही बोले कि जब दो व्यक्ति आपस में किसमें आपस में ये गप करते हैं तो दिल की गहराइयों तक की बात करते हैं, जैसे कि मानो कि जब एक पानी में दूध को मिलाया जाता है तो किस तरह का मिश्रण रहता है, पानी में दूध में पानी दिखता है, अगर मिला दीजिएगा तो एकदम मिक्सचर हो जाता है ना, ठीक उसी तरह से वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे में घुल मिल जाती है और जाता है। समझ में आया? ये कौन बोलते हैं? पर जब ये दो व्यक्ति कर रहे हैं लेकिन तीसरा व्यक्ति जिससे आ जाता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये बातचीत करने का सिस्टम दूर होते चला जाता है, दूर होते चला जाता है, दूर होते चला जाता है। चौथा आता है और दूर चला जाता है, पांचवा आता है और दूर चला जाता है। अर्थात बाद में जो है वो बच जाता है कि फॉर्मेलिटी निभाना। अब बहुत सारे दोस्त क्या कीजिएगा, दिल की गहराई तक तो बात नहीं कर पाइएगा। हाँ अरे ठीक, आपको तो मेरे अंदर गुस्सा बढ़ता होगा, साला कथी लगेगी, हाँ होगा ना, लेकिन आप क्या कीजिएगा, फॉर्मेलिटी वहाँ पे निभाना पड़ेगा, क्या आपका दोस्त है, ठीक है? तो वो क्या होता है बचाव हो जाता है, उसको बचाव होने कोई नॉर्मल बातचीत हो गया बेकार हो गया, ठीक है? फिर इसका तीसरा जो पॉइंट है वो जॉनसन साहब है। कौन है? जॉनसन साहब। आपको समझ में आ गया है वो एडिसन साहब। एडिसन मतलब जोड़, जुटेगा का मतलब जुट जाएगा, कम से कम एक और व्यक्ति रहना चाहिए कि दो व्यक्तियों के बीच जो बातचीत होती है कैसे होते हैं दिल की गहराइयों तक। जब चौथा तीसरा व्यक्ति आता है तो ये जो बातचीत होने का सिस्टम होता है धीरे धीरे दूर चला जाता है, तीसरा आता है और दूर, चौथा आता है और दूर, ठीक है? जैसे आता है जॉनसन साहब। देखिए जॉनसन साहब क्या बोलता है, एडिसन का समझ में आ गया ना। ये जॉनसन साहब बहुत समझदार बच्चा था, बहुत बच्चा नहीं, बहुत महान एक व्यक्ति है, इसको हम बच्चा कर सकते हैं नहीं ना। तो देखिए ये जॉनसन साहब जो थे ये बहुत समझदार व्यक्ति थे, जिन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति है ना, अगर कोई व्यक्ति का हमें गुण पता करना है कि वो कैसा है,
किस स्वभाव का है, उसका नेचर कैसा है, ये सारी चीज को पता करने के लिए जॉनसन साहब कि ये सारी चीज आपको पता करना है, तो इसे हम पता नहीं कर सकते हैं, ऐसे हम पता नहीं कर सकते हैं। इसलिए जॉनसन साहब कहता है कि जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं ना, तब तक उसके साक्षात्कार अर्थात उसके गुण, उसके अंदर क्या क्या है, किस तरह से वो दूसरे के सामने पेश आते हैं, उसके नेचर, यानी कि इस सारे चीज के बारे में उसको तभी पता चलता है जब तक वो बोलता नहीं है। अगर वो बोल देता है तो उसको पता चलता है। अगर आप देखिए यादव को देखिएगा, लाठी लेगा चलेगा, बोलेगा कहाँ नाम हो रहे हैं, तो बोलेगा कि एकदम ढका के बोलेगा। लालू यादव को जानते हैं ना, कैसे ढका के बोलता है, भाई और महंगा। देखिए यादव है, यादव के बोलता है कि सीधा तौन की रहता है, तो इसका नेचर है, इसका प्राकृतिक है। जब आप ब्राह्मण को देखिएगा, कहीं कि बहुत सारे अलग अलग व्यक्ति होता है ना, देखिएगा सबका अलग अलग चीजें नेचर होता है। पर जो पढ़ा लिखा रहेगा एकदम शांत विभाग करेगा, एकदम शिष्टाचार पूरा। हाँ क्या हाल है, हेलो दोस्तों, हाँ बहुत अच्छा है, एकदम गप दे के करने का तरीका। ठीक है, आपसे हम मिले थे तो कल मिल जाएंगे, इस तरह से गप करता है। लेकिन लालू यादव को देखिए, क्या उसका नेचर, उसका प्राकृतिक है। तो ये सब चीज कैसे पता चला, जब तक वो बोला नहीं, बोला तब पता चला ना। तो इसीलिए ये जॉनसन साहब क्या बोलता है, जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके साक्षात्कार अर्थात उसके अंदर क्या गुण है, ठीक है, किस तरह वो दूसरे के सामने प्रकट होते हैं, अर्थात उसके नेचर के बारे में तब तक हमें पता नहीं चलता है जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है। बात समझ में आया? हमको लगता है, हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, हमको नहीं लगता है और कोई इस तरह समझा पाएगा आपको। ठीक है, फिर अब बात करते हैं। 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट, वाक शक्ति। अगर वाक शक्ति नहीं होता तो दुनिया का क्या हाल समाचार होता है, हम लोग का क्या हाल समाचार होता, क्या होता कि कोने में पड़े रहते, अपने दुख दर्द फीलिंग को दूसरे के सामने क्या करते, पेश नहीं कर पाते। बात समझ में आया? ठीक है, फिर उसके बाद बताया कि एडिसन साहब फिर जॉनसन साहब। एडिसन साहब, एडिसन मतलब जो कम से कम दो व्यक्ति जो गप करते किस तरह करते हैं, दिल की गहराइयों तक की बातें करते हैं। जब जॉनसन साहब आता है, जॉनसन साहब क्या कहता है कि देखिए बहुत समझदार व्यक्ति है, तो वो बोलता है कि जब तक कोई व्यक्ति बोलता नहीं है तब तक उसके अंदर का गुण जो भी होता है, उसका नेचर, वो सारे चीज प्रकट नहीं होता, अर्थात उसका साक्षात्कार प्रकट नहीं होता। तो कोई दिक्कत, इस तरह से ये दोनों बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पूछा जाता है, बोला जाएगा। इस तरह यहाँ पे जो इस पॉइंट पे जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बोलेगा बताइए कि बातचीत के मामले में एडिसन साहब का क्या मत था। फिर बोलेगा कि बताइए बातचीत के मामले में जॉनसन साहब का क्या मत था। तो आप क्या बोलिएगा एडिसन साहब का, आपके दिमाग में रह गया ना, आप जाके 2 नंबरिया में क्या रट्टा मारिएगा, क्या बोलिएगा जॉनसन साहब, एडिसन साहब, एडिसन साहब है, वाह, लड़का लड़की को याद कर लीजिए, वो दोनों क्या आपस में क्या करेगा, दिल की गहराइयों तक की बातें करेगी ना, वह समझना। तो होता है एडिसन साहब क्या बोलेगा, जब वो 2 व्यक्ति रहते हैं तो वो दिल की गहराइयों तक की बातें करते हैं, लेकिन जब वो उसमें तीसरा व्यक्ति घुसता है तो वो बातें क्या होती है, धीरे धीरे दूर चला जाता है, चौथा आता है और दूर, पांचवा आता है और दूर। ठीक है, फिर बोलेगा कि ये पहला एक इसका लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। फिर जॉनसन साहब ये बोलता है, जॉनसन साहब को बोलेगा कि बताइए जॉनसन साहब के अनुसार से बातचीत के मामले में क्या मत था। तो ये बोला था, ये समझदार आदमी था, समझदार व्यक्ति समझदार ये वाला बुद्धि करेगा ना। तो देखिए ये समझदार था, क्या कर रहा था कि जब तक कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसका साक्षात्कार उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, फिर ये बात होंगे 2 पॉइंट, एक बात सत्य नहीं रहता तो क्या होता, फिर ये दोनों बातें बता दिए। फिर अब तीसरा आता है कि व्यक्ति किस तरह गप्पे करते हैं, कि व्यक्ति किस तरह के गप्पे करते हैं। जैसे कि 2 बुढ़ा का बातचीत कैसा होता है, 2 बुढ़िया का बातचीत कैसा होता है, 2 सहेलियों की बातचीत क्या होती है, और 2 युवाओं का बातचीत कैसा होता है, ये कैसे होते हैं, और 2 लड़कों का बातचीत कैसा होता है। यानी कि ये सारे मैटर पे होगा, आप समझिएगा। हम आशा करते हैं कि पीछे का सब बात आपको समझ में आया होगा, आप समझिएगा। यानी कि किसका बात कैसा होता है, पहले हम लेते हैं किसका, 2 बुढ़वा का बातचीत। किसका लेते हैं, 2 बुढ़वा का बातचीत। 2
यानी बालकृष्ण भट्ट जी अपने निबंध में अपने सुनहरे कलमों से लिखते हैं। वो बोलते हैं कि दो बूढ़ा या बुढ़वा का जो बातचीत होते हैं, वो अगर 100 बात बोलेगा ना तो उसमें जो है ना 90 बात झूठे बोलेगा, 10 को बात सही बोलेगा। क्यों? क्योंकि वो अपना प्रभाव जमाना चाहता है। कभी आप गांव में देखे होंगे कि 10 लोग बैठे रहते हैं तो हमेशा बैठेगा, बोलेगा, डिंग होकेगा, एगो बुढ़वा बोलेगा, अरे तुमको पता है अभी लालू यादव वो है ना, लालू यादव नेता बन गया है रे, जब हम थे ना क्या करते थे, पटना में हम पढ़ते थे, वो पढ़ता था, हम उसको बोलते तुम चाय लेकर आओ, हमको चाय पिलाता था, वो उसको चाय पिलाता था। दिमाग सुनिए रे, बुढ़वा क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो हमको चाय पिलाता था। कौन? लालू यादव। हमको लगता है कि बुढ़वा को चाय पिलाता होगा, अगर वो चाय पिलाता होगा बुढ़वा यही रहता है, वो उसके साथ रहता है ना। बात समझ में आया? तो क्या बोल रहा है, वो 10 यानी कि 100 बात बोलेगा, 10 100 में से 90 क्या होगा, झूठे बोलेगा। इस तरह के दो बुढ़ा का बातचीत होते हैं। तो दो बुढ़ा का बातचीत कैसा होता है? तो दो बुढ़ा का बातचीत ऐसा होता है जिसमें कि अगर कोई वो 100 बात बोलेगा, उसमें क्या करेगा, 90 बात झूठी बोलेंगे। फिर उसके बाद होते हैं दो सहेलियों की बातचीत। क्या होते हैं? दो सहेलियों की बातचीत। देखिए, दो सहेलियों का जो बातचीत होता है वो बहुत ही निराले होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी अपने सुनहरे शब्दों से, अपने कलमों के सहारे इस निबंध में लिखते हैं कि दो सहेलियों के बीच जो बातचीत होते हैं ना, वो मानो कि जिस प्रकार से एक सागर के लहरें जो होता है इस तरह से उठता है ना, जब हम उसको देखते हैं उस समय जो हमको जो फीलिंग आता है, उसी तरह की उसके बातें हमको महसूस होता है। समझ में आया? दो हम सहेलियों की बातचीत देखिए किस तरह से तुलना किया गया, कितना निराले, कितना देखने में आकर्षक है, कितना आकर्षक है। बात को देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी कि दो सहेलियों जब आपस में बातचीत करते हैं, उससे वैसे लगता है कि जैसे मानो कि किसी समुद्र की लहरें उठ के आ रही है। इस तरह की बातचीत है। ठीक है, बातचीत समझ में, दो सहेलियों की बातचीत समझ में आया, दो बूढ़ा की बातचीत समझ में आया। फिर उसके बाद आता है कि दो बुढ़िया की बातचीत। दो बुढ़िया की बातचीत तो बहुत गजब है, आप इसको अच्छे तरह से याद रख सकते हैं। दो बुढ़िया होता है ना, तो वो क्या करता है कि वो अपने बहू और बेटी, किसका, बहू और बेटी का भारी निंदा बातें करते रहते हैं। अगर उसका पतोहू समझते है ना, उसका जो पतोहू रहता है, अगर उसके घर से मान लेते दहेज में 1 लाख रुपया नहीं दिया है, तो उसको बार बार बोलेगी, कौन सा बिगलो छी, 1 लाख रुपया तोरो में यूँ राखिल छुट्टी लेकिन अच्छी। अब वो क्या करेगा, अगर वो 8 बजे तक सो गया ना, तो वो दूसरे के पास जाए, दूसरे बुढ़िया के पास पहुंच जाएगी, उसको बोलेगी कि बतैया है ये हमर वाली छो ना, 8 बजे उठे छो, हर तो 100 नंबर तक कौन खरमटा है, मैंने कि क्या बोलते हैं, दूसरे तरह का यूज कर देता है इस जगह की। सब हमको नहीं लगता है इस जगह हमको यूज करना चाहिए। तो मतलब कत्ता खच्चर छे, 8 बजे जागै छै, हमरा से बोरबाई छै, खाना हमरा से बनबाई छै, लेकिन वे बेचारे क्या होता है कि रात में खाना बनाते बनाते उसको जे 11 बज जाती है। अगर बताइए 11 बजे आप सोइएगा, आप 8 बजे नहीं जागिएगा, तो जाग गया तो देखिए इसका निंदा कैसे कराए। हमरा बुढ़िया बड़ा मैंने कि हमरा बहुआ यानी कि हमरा पुता हुआ जी बहुत खराब छै, ओकरो में याद छै ना, में 1 लाख के बाबून राख ले छै, अभी तक की जे हमरा नहीं देला छै दहेजवा हमरा बेटा का। अब तो हमरा बेटी खाली इधर उधर घूमता रहे, पढ़े लिखे कोई कमी नहीं है, यानी उल्टे पुल्टे बातें बोलते रहते हैं दो बुढ़िया। उसी तरह वो बुढ़िया अपने की पोता और किसका, बेटी की बातें बोलेंगी। अर्थात हमको लगता है समझ में आ गया होगा कि दो बुढ़िया की बातचीत कैसा आता है। तो दो बुढ़िया की बातचीत कैसा आता है कि वो भारी अपने बहू बेटियों के भारी निंदों जैसे बातें करते रहते हैं। कौन? दो बुढ़िया। तो बात समझ में आ गया, दो बुढ़िया का बातचीत समझ में आ गया, दो बुढ़ा का बातचीत समझ में आ गया, दो सहेलियों की बातचीत समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है दो युवाओं का बातचीत। देखिए, समाज के लिए, देश के लिए और सारे सृष्टि के लिए, सृष्टि नहीं कर सकते,
इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बातचीत है वो क्या है, दो युवाओं का बातचीत है, क्योंकि वो भविष्य, वर्तमान और भूत को देखते हुए बोलते हैं। बोलेगा सबसे जो अच्छे बातचीत है वो किसका है, दो युवाओं का, जो क्या करते हैं, भविष्य, वर्तमान और भूत को देखते हुए बातचीत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस तरह के दो बुढ़ा, दो बुढ़िया, दो युवाओं और दो सहेलियों की बातचीत समझ में आ गया होगा। इसी तरह बहुत सारे लोगों का बातचीत होते हैं, लेकिन ये सारे प्रमुख थे, इसीलिए हम इसको बता दिए। अब देखिए ये सारा सिस्टम जितना हम बताइए, ये बातचीत था, इसको दो वर्गों में बांटा गया। एक बातचीत हो गया, एक वक्तृत्व। क्या होता है, वक्तृत्व, जिसको स्पीच बोला जाता है, जिसको भाषण कहते हैं हिंदी में। क्या कहते हैं, भाषण। इसका दूसरा पार्ट है भाषण। होता है भाषण और बातचीत, इन दोनों में धरती और आसमान का फर्क है। क्या होता है, धरती और आसमान का फर्क है। बातचीत में हम लोग क्या करते हैं, जो मन में होता है बोल देते हैं, लेकिन स्पीच में देखिए कैसे होता है। स्पीच में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो होते हैं, अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो वो कुछ फैक्ट बात करते हैं, उसमें शोरगुल नहीं होते हैं, उसमें बातचीत को बोला जाता है ना, तेरी बात किया जाता है ना, वो विनम्र से होकर फैक्ट बात बोलता है, अच्छे बात बोलते हैं, ना कि वो बेबुनियादी बातें उसमें नहीं करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई भाषण देता है तो क्या वहाँ पे उल्टा पुल्टा बात बोलता है, फैक्ट बात बोलता है, अर्थात बेबुनियादी बातें नहीं बोलते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि सभी लोग शांत रहते हैं, उसका भाषण सुनते हैं। और उसमें क्या होता है, एक के बदले एक यानी कि एक दूसरे के थ्रू वो बातचीत क्या होता है, धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाता है, सभी के पास चला जाता है। ठीक है, सुनिए लालू यादव क्या कर रहा है, माइक पे बोल रहा है, तो माइक पे बोल रहा है तो वो क्या जाएगा, तो नीचे आगे बहुत सारी जनता है, तो क्या सभी के जनता के कौन में घुस घुस के बोल रहा है कि हम बोल रहे हैं लालू यादव। क्या बोलता है कि वहाँ पे वो मंच पे बोलता है, सबको धीरे धीरे समझ में नहीं पता चल जाता है। ये कोई भी सिस्टम हो, बाजा डीजे जो भी है सिस्टम, उसको लगा के सबके कानों तक पहुँचा दिया जाता है ना। क्या वहाँ पे सभी जनता लोग हंसते बोलते हैं, वहाँ पे कौन बोलते हैं, लालू यादव बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं, बहुत सारे नेता है, मोदी जी भी है हमारे। ठीक है, तो इस तरह की बातें होते हैं ना। तो ये स्पीच में क्या होते हैं कि किसी भी बात को रखा जो जाता है बड़ी तर्कपूर्ण के साथ। क्या किया जाता है, तर्कपूर्ण के साथ इसमें बातों को रखा जाता है। इसमें जो बात एक दूसरे से क्या होते हैं, एक दूसरे से जो फैलता है वो क्या होता है, एक दूसरे की सहायता से फैलता है, कोई दिक्कत। फिर उसमें होता है कि एक पॉइंट आता है आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। क्या आता है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन। ये सब बातें आप मुख्य पॉइंट को आप अपना कॉपी में लिख लीजिएगा। आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन, ये जो आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन है, ये बातचीत करने का एक यानी कि बातचीत नहीं, ये एक स्पीच है। क्या है, एक स्पीच है जो कि यूरोपवासी, देखिए यूरोपवासी है ना, तो यूरोपवासी जो थे उन्होंने आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का थ्योरी अपनाकर वहां पे गप्पे करते थे। समझा, बोलेगा आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन के द्वारा कहाँ के लोग भाषण देते थे या तो बातचीत करते थे, कहाँ के लोग, यूरोपवासी। बात समझ में आया, बात देखिए, बात सकती आपको समझ में आ गया। एडिसन साहब, जॉनसन साहब कौन कैसा गप करता है, वे भी बात समझ में आ गया। फिर आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोग करते हैं, यूरोपवासी में, कोई दिक्कत, बात समझ में आया। अब सबसे अंतिम बात है इस निबंध का, वो क्या है कि बोला जाता है, अंतिम बात क्या है, बात ध्यान से सुनिए। बोलता है कि सबसे उत्तम बातचीत क्या है, सबसे उत्तम बातचीत क्या है। तो देखिए सबसे उत्तम बातचीत जो होते हैं वो यह है कि स्वयं से बातचीत करना। अर्थात स्वयं से बातचीत करने का सेंस हुआ, अगर आप अपने से गप कीजिएगा ना, अगर खराब अपने आप को बोल दीजिएगा ना, तो कोई आप पे उंगली उठाने वाला नहीं है। अगर आप दूसरे के पास बोल रहे हैं, कुछ बोल दिए, हो ना हो वो बातें वो दिल पे ले लिया, कुछ भी हो गया, तो क्या हो जाएगा, उससे रिलेशन गड़बड़ा जाता है ना। क्या होता है, रिलेशन गड़बड़ा जाता है ना। तो देखिएगा, तो बोलता है कि उत्तम बातचीत जो है क्या है, सबसे उत्तम बातचीत क्या है
कि कोई व्यक्ति अवाक होकर स्वयं अपने से बातचीत करना, ये क्या है, सबसे उत्तम बातचीत है। हम आशा करते हैं कि आपको ये सारे सिस्टम ये सारे सिस्टम अर्थात बातचीत, अर्थात जिसको कहते हैं ललित निबंध, आपको समझ में आ गया होगा। कैसा लगा बच्चों ये बातचीत? क्या बातचीत हुआ, कुछ हुआ? कितना इजी में आपको समझा दिए, इजी में समझा दिया ना। क्या क्या है इसमें हुआ? पहला नंबर कवि परिचय को अच्छे से बता दिए। क्या कहे, नजर के सामने रखने के लिए ना, नजर के सामने जो रखेंगे रखने करेगा कहाँ, इधर इधर, ये जो है रैम में भरना है, कहाँ, दिमाग में गया। अब देखिए सबसे हम एक सीरियस बात करने के लिए जा रहे हैं, आप ध्यान से समझेगा। जितना हम मुख्य पॉइंट बातें बोले आपको, ठीक है, वो उस बातों में हम कुछ उदाहरण को सेट कर दिए थे। अगर आपको वो सारे बातें अगर बेकार लगते हैं तो उसके लिए आप हमको ताहे दिल से क्षमा कीजिएगा, ठीक है। हम आपके माइंड में रखने के लिए ये बातें किए थे, ठीक है। लेकिन और सबसे बड़ा बात, इससे जो आप पूछेगा, अब बोलेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, क्या करेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरह से पूछा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे कि आप मानते हैं, बोलेगा कि बोलो कि बातचीत पे निबंध लिखो, बातचीत का सारांश लिखो, तो उसमें क्या कीजिएगा, जितना मुख्य पॉइंट बोले ना, और दूसरा सारांश के लिए हम एक वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि हमको लगता है बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया होगा। क्या ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया होगा क्या हमारे कैमरा में? सही बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और देखिए इतना ही कहकर हम अपने वाणी को विराम देते हैं। तो इस तरह से क्या बताएं, खत्म हो गया ना, आपको समझ में आया? अगर आपको समझ में आया होगा तो आपसे हम एक ही उम्मीद करेंगे, ये भाई का तीसरा वीडियो है, यानी कि मेरा ये तीसरा वीडियो है। हाँ, आपसे एक ही आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जो भी 12th के एग्जाम देने वाले हैं उसको आप क्या कीजिए, शेयर जल्द से जल्द कीजिएगा। और दूसरा नंबर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम और आपको क्या बोले, जो भी आपको हिंदी का हो वो सारे वीडियो आप कमेंट पे कीजिएगा, हम बनाते जाएंगे इसी तरह का वीडियो। और बताते हैं सारांश के लिए आप क्या कीजिएगा। सबसे अहम भूमिका ये बताने जा रहे हैं कि आप जितना बातें बताएं इसका आप 10% याद रख लिए होंगे ना, तो आप इसका सारांश जो है ना 2-2.5 पत्ता पे लिख दीजिएगा। लेकिन आप क्या कीजिएगा, जैसे ये खत्म होगा वीडियो, आप कॉपी कलम को लेके बैठिएगा, मेरे हर एक बात को याद पाने का कोशिश कीजिएगा, और उसको सारे को मुझमें नहीं लिखिएगा प्लीज। इसी समय जैसे खत्म होगा वीडियो, उसी समय कॉपी कलम को लेना है, सारी चीज को लिख देना। अगर एक बार लिख देगा ना, हम तुमको वादा करते हैं, आपसे वादा करते हैं कि ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे, और हो ना हो कभी आप भी इस तरह किसी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और देखिए इस तरह से हम आपको सभी चीज बता चुके हैं, ये 12th क्लास के लिए है। हर एक अहम बात बताने जा रहे हैं। हम 12th का मेन रूप से हम केमिस्ट्री का स्टूडेंट हैं, हम केमिस्ट्री का कोर्स स्टार्ट कर चुके हैं इसी एप्लीकेशन पे, अर्थात इसी चैनल पे, ठीक है। तो अगर किसी भी हमारे छोटे भाइयों एवं दोस्तों को जरूरत है तो उसको इस लिंक को भेज दीजिएगा। उसको सारा कोर्स बिना रुपया का, अर्थात जिसको कहता है निःशुल्क पूरा कोर्स को हम, यानी कोर्स अर्थात यानी कि इसका जो बैच होता है उसको सारे बैच को हम निःशुल्क में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। और बताते हैं, ये सारी चीज बता दिए थे। बताओ लास्ट में इसका क्या करते हैं, एक की पॉइंट बना लीजिएगा। क्या क्या है देखिए, इस सारी चीज को लिख दीजिएगा। क्या कीजिएगा, बातचीत को क्या हो गया, ललित निबंध। इसको किसने लिखा था, वो याद रखिएगा, बाल से भट्ट, 23 जून 1844 और 20 जुलाई 1914 इसका मृत्यु हो गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा। ये कब आपको कम देगा, जब एक्सप्लेन होगा। जब हम एक्सप्लेन और सारांश को लेकर आएंगे वहां पे आपको बताएंगे कि ये हम रटवाए तो किस दिन कम दिया, ठीक है। फिर उसके बाद इसका पिता का नाम क्या, बेनी प्रसाद भट्ट, इसका माता का नाम पार्वती देवी। अरे यार, हम तो ये एक मेन पॉइंट ही भूल गए थे यार।
ये देखो, किस युग का कवि थे? कौन? बालकृष्ण भट्ट जी। ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये एक नंबर में पूछ दे इस बार। बोलेगा, बताएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के कवि थे, तो बोलेगा, ऑप्शन में दे देगा आधुनिक युग, रीतिकालिक, फिर बोलेगा नहीं, बहुत दो चार को दे देगा, कुछ से कुछ, ठीक है, कुछ से कुछ दे देगा। तो उसमें आपको क्या मारना है? मारना है आधुनिक युग का। किस युग का? आधुनिक युग का। सॉरी, इस जगह से हरिश्चंद्र द्रोसन युग मिट गया है, ध्यान से दीजिएगा इसको घुमाने में। तो देखिए, आधुनिक युग किस युग का? बालकृष्ण भट्ट जी किस युग का कवि थे? आधुनिक युग। और बोलेगा, और उसमें भी आधुनिक युग में से किस कवि के अंतर्गत? तो वो थे भरतेंदु युग, यानी कि भरतेंदु युग या भरतेंदु हरिश्चंद्र जिसको बोलते हैं। बात समझ में आया? बोलेगा बालकृष्ण भट्ट जी किस 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 युग का कवि थे? आधुनिक युग के। उसमें भी व्यक्ति पूछेगा तो भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, बाय बाय। अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।